Now I would like to introduce the honorable guest, डॉक्टर अब्दुल मोमिन। डॉक्टर अब्दुल मोमिन मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि डॉक्टर अब्दुल मोमिन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करंटली एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी, वेयर एज ही इज आल्सो अ कंसल्टेंट और क्लिनिकल डाइटिशियन in the name of with the name of Ali Medical Center F8 Islamabad. He is PhD in food and nutrition. सर बाकी आप खुद देख लें। डॉक्टर अब्दुल मोमिन, नाउ ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, Dr. Saiba. Assalamu alaikum, everyone. Hope everyone is doing fine. So, thank you so much, Dr. Saiba, for inviting me to talk about this very important topic. So, मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहिबा ने करवा ही दिया है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोमिन है और करंटली मैं नाम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में आई एम वर्किंग देयर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन एट अली मेडिकल सेंटर F8 इस्लामाबाद। सो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा पिछले 8 साल से मैं टीचिंग और रिसर्च के साथ ही और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के साथ ही इन्वॉल्व हूँ। सो मेरा ख्याल है अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। स्क्रीन शेयर आई वुड लाइक टू, ठीक है मेरे आप डॉक्टर साहब मुझे प्लीज़ एनेबल कर दें अगर आप स्क्रीन शेयरिंग। छोटी सी एक पीपीटी है मेरे पास। यस यू आर एनेबल्ड नाउ। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, राइट। सो basically today we are going to discuss about this very important topic which is known as One Health। और हम इस पे बात करेंगे कि ये One Health का जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से और किस तरह से इमर्ज हुआ और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, किस तरह से इसकी इम्प्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ के ऊपर और क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर काम करना। और स्पेशली पिछले कोई 1.5-2 साल से जब से ये कोविड का पेंडेमिक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ है, तब से ये जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का उसके ऊपर बात करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, उसके ऊपर अवेयरनेस होना और फिर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। So to understand the concept of One Health, first of all we need to understand the concept of health, जो आज हम सबसे पहले इस टॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर वन हेल्थ को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉमन वन हेल्थ इश्यूज क्या हैं जिनकी वजह से बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज हुआ, और फिर हम इवेंचुअली देखेंगे वन हेल्थ अप्रोच हम किसको कहते हैं और किस तरह से वो काम करती है। सो टू स्टार्ट ऑफ, अगर हम हेल्थ से स्टार्ट करें तो हेल्थ की ये जो डेफिनेशन है जिसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस वाज एक्चुअली गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वे बैक इन 1948। और अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। So ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसके एक एक कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमने हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि हम पहले हेल्थ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को हमें हेल्थ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो हेल्थ नहीं है, इनफैक्ट वो डिजीज़ है। मेरा ख्याल है HND के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शायद तमाम के तमाम का बैकग्राउंड प्री मेडिकल से ही होता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी। सो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 12 साल एक बच्चा अपना करिकुलम से गो थ्रू करके आता है, प्री मेडिकल पढ़ के आता है और पूरे करिकुलम में 12 साल के अंदर कहीं पे भी बायोलॉजी और प्री मेडिकल पढ़ने के बावजूद उसको ये नहीं पढ़ाया जाता कि हेल्थ क्या होती है। सो अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो ये कहती क्या है डेफिनेशन। सो बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो हमारा जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूं, विच इज रॉन्ग। बीमार ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं है
कि आप हेल्दी हैं, बल्कि हेल्दी होने के लिए आपको इस डेफिनेशन के तमाम कंपोनेंट्स को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट उसके अंदर आपको नजर आ रहा है, दैट इज अबाउट फिजिकल वेलबींग, ठीक है। सो फिजिकल वेलबींग का मतलब है कि मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, मुझे मे बी डायबिटीज या हाइपरटेंशन, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, या इसी तरह से कोई कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक है, या कोई मलेरिया है, या कोई डेंगू है। सो मुझे कोई ऐसी डिजीज नहीं है। सो आई एम नाइदर सफरिंग फ्रॉम एनी नॉन कम्युनिकेबल नॉर सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। सो ये आपका फिजिकल वेलबींग है। सो जो बंदा इस बॉक्स को टिक करता है, चेक करता है, सो उसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ओके हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट है इसका मेंटल वेलबींग, ठीक है। मेंटल वेलबींग मींस हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, ठीक है। सो उसका टिक होना हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली ये वो वाला कंपोनेंट है जिसको हमने पाकिस्तान में बेइंतहा इग्नोर किया हुआ है। अभी तक हमारे पास इट कम्स अक्रॉस एज अ बिग टैबू। सो किसी को भी अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो वो पब्लिकली बात करने से बड़ा घबराता है। क्या रीजन है उसकी रीजन ये है कि हम बहुत जल्दी लोगों को लेबल कर देते हैं। सो किसी को भी अगर पता चलता है कि जी वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है फॉर सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही टाइटल, एक ही लेबल हम उसको देते हैं कि जी फलाना बंदा वो तो पागल हो गया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि माइंड और ब्रेन इज एज मच अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एज इज हार्ट और मे बी लंग्स और किडनीज और स्टमक और लिवर और एनी अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। सो अगर हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स मेल फंक्शन कर सकते हैं, डिसफंक्शन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ब्रेन, ठीक है। वो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम बड़े पूरे खानदान को फोन करके बता रहे होते हैं ना, मैं जी जा रहा हूँ सर्जरी कराने, या फलाना मुझे हो गया है, कोविड हो गया है, स्टेटस लग जाते हैं, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ तो उसको लेके हम बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं कि किसी को भी ये पता चले कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने किसी बंदे को ये असेस करना है कि क्या वो हेल्दी है या नहीं है, तो उसकी मेंटल वेलबींग या इमोशनल वेलबींग या साइकोलॉजिकल वेलबींग जिसको कहते हैं, उसका ठीक होना भी बेइंतहा जरूरी है। अनलेस उसकी तमाम जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसके नेगेटिव हों, किसी से भी वो गुजर ना रहा हो, हम उसको हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पे नहीं ले सकते, ठीक है। और साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिनसे हम सब शायद रोजाना डेली बेसिस के ऊपर हम किसी ना किसी साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उससे हम गुजर रहे होते हैं। मे बी फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, स्टूडेंट है एक, उसको ग्रेड अच्छा नहीं मिला, डिप्रेशन में चला गया, एग्जाम सर पे हैं और तैयारी अच्छी नहीं है, सो डिप्रेशन है। ट्रैफिक जैम में फंस गए, 3 घंटे आपके वेस्ट हो गए, सो एंजाइटी हो रही है आपको, मुश्किल पेपर है कल, सो सारा दिन आपका स्ट्रेस में गुजरा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कोई होना, भले वो शॉर्ट टर्म हो या वो लॉन्ग टर्म हो, वो होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी सीख करें, टाइम पे सीख करें, ठीक है। अदरवाइज इट कैन रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। खुदा न खास्ते जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम्स और इसके सिनेरियो में, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि इवन अ स्टूडेंट ट्राइड टू कमिट सुसाइड एज वेल कि जी मेरी तैयारी नहीं है और मैं एग्जाम्स में अपेयर नहीं हो सकता। सो रिमेंबर, साइकोलॉजिकल वेलबींग को इग्नोर करके आप हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे इन चीज़ों को लेके अवेयरनेस बहुत कम है कि हम इस साइकोलॉजिकल वेलबींग को फोकस बहुत ज़्यादा करें। प्लस इसके अंदर अगेन व्हाट वी डू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन हेल्प यू, हु कैन प्रोवाइड यू साइकोलॉजिकल थेरेपी। सो उसमें एक है साइकोलॉजिस्ट और एक है साइकेट्रिस्ट,
ठीक है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। सो साइकोलॉजिस्ट जो है उसका बैकग्राउंड क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी से है, और जो साइकेट्रिस्ट है उसका बैकग्राउंड MBBS, ही और शी इज बेसिकली अ मेडिकल डॉक्टर, और फिर वो साइकेट्री में स्पेशलाइज करता है। साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिकेशंस नहीं प्रेस्क्राइब करता, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशंस करता है, ठीक है, आपके साथ बात करता है प्राइवेसी के अंदर, सो दैट आपका जो भी प्रॉब्लम है जो आप किसी और के साथ, मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो जैसे इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड कि अंडर ग्रेजुएट के जो भी बच्चे इस वक्त इस वेबिनार में शामिल हैं, सो जो आपकी एज है मे बी 18 टू अराउंड 22 ईयर्स, सो इस एज में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम समटाइम्स अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं होते, या किसी और से, किसी दोस्त से भी डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं होते। सो अ साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू विद दैट। और ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर्स जो फिर सिर्फ सेशंस के साथ जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको मेडिकेशन भी रिक्वायर्ड होती है, और उसमें फिर साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के बगैर हम हेल्थ को आगे लेके नहीं जा सकते। मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे पहले मे बी ये साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकेट्रिस्ट का डिफरेंस शायद ना पता हो, या बिकॉज ऑब्वियसली जाहिर है मैं भी इसी सेटअप का पार्ट हूँ, सो मुझे पता है कि इस बारे में ना तो हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, ना हमें छोटे होते से एज वी ग्रो अप सिखाया जाता है कि ये भी कोई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इनके ऊपर भी कोई इश्यूज आपको हो सकते हैं, और उसकी थेरेपी बाकायदा मौजूद है, जैसे नाक की दवा, कान की दवा, स्किन की दवा, किसी भी चीज़ की दवा मौजूद है, ठीक है। फिर थर्ड जनाब हमारा कॉम्पोनेंट आ जाता है सोशल वेलबींग, ठीक है। अब सोशल वेलबींग भी बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हमने किसी को डेजिग्नेट करना है कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है या नहीं है। सोशल वेलबींग से क्या मुराद है? सोशल वेलबींग से मुराद है हमारी सोशलाइजेशन, द वे वी इंटरैक्ट विद पीपल, ठीक है, द वे वी टॉक टू पीपल। सो अगर आप लोगों से बात करने में घबराते हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलूंगा, सो आप क्लास में जाते हैं और आप किसी से बात नहीं करना चाहते, एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, और 4 साल आपने अपनी डिग्री के इसी तरह गुजार दिए, तो दैट मीन्स आपकी सोशल वेलबींग ठीक नहीं है। यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम एज यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड यू, ठीक है। तो सोशल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिटर्मिन करने के लिए। और फिर दूसरा पार्ट जो इस डेफिनेशन का दिया हुआ है, ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि इट इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कि अगर किसी को एक डिजीज नहीं है तो वी कैन नॉट रियली से कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए उसको इन तीनों बॉक्सेस को टिक करना पड़ेगा। अब अगर हम आगे फर्दर मूव करें तो इंटरेस्टिंगली 1998 तक WHO ने जो 1948 में डेफिनेशन दी थी, अगले 50 इयर्स तक यही डेफिनेशन को फंक्शनल रही और यही चलती रही। 1998 के अंदर एक फोर्थ डायमेंशन इस डेफिनेशन के अंदर ऐड हुई, और वो डायमेंशन थी बेसिकली स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। कौन सी डायमेंशन थी? स्पिरिचुअल वेलबींग। सो स्पिरिचुअल वेलबींग को हम ये कहते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ स्लाइड के ऊपर, कि जी इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग where an individual is able to deal with day-to-day life in a manner which leads to the realization of one's full potential। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक एसोसिएशन है डिवाइन पावर के साथ, जिसकी वजह से आप ये रियलाइज करते हो कि आपका जिंदगी में आने का मकसद क्या है, और आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। और वो डिवाइन पावर ज़रूरी नहीं है कि अगर एज मुस्लिम्स हम अल्लाह को मानते हैं, वो किसी भी फॉर्म में, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, किसी भी फॉर्म में आप उस डिवाइन पावर को आप मानते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको उसके सामने आप यू बो योर हेड, उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स उसके सामने रखते हो, उससे प्रे करते हो। सो वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करके, ज़रूरी नहीं कि हम एज मुस्लिम सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं। सो वो जो आपका कनेक्शन है, वो जो आपका एसोसिएशन है, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल वेलबींग। और स्पिरिचुअली हेल्दी होना भी आपकी हेल्थ को ओवरऑल डिटर्मिन करेगा। अगर आप
स्पिरिचुअल वेलबींग आपके पास नहीं है तो देन दैट मीन्स कि आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। सो नाउ बेसिकली नाउ 1998 के बाद अब हम इन 4 बॉक्सेस को, इन 4 की टर्म्स को केटर करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन में, यानी कि फिजिकल वेलबींग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, देन मेंटल हेल्थ वेलबींग हमने डिस्कस की, थर्ड हमने सोशल वेलबींग डिस्कस की, और फोर्थ अब जो 1998 में ऐड हुआ डायमेंशन दैट इज स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। और आपने एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी देखी होगी, जब हम हर अपनी तरफ से एक एफर्ट कर चुके होते हैं और हमें कोई एक सर्टेन तरह के रिजल्ट्स जो हम चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलते, तो इवेंचुअली फिर हमारी एक ही स्टेटमेंट होती है कि बस अब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। एंड दैट इज द टाइम वेयर यू जेन्युइनली गेट सेटिस्फाइड, और आप रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब तो वो डिवाइन पावर के हाथ में मैंने दे दिया अपना सब कुछ, सो अब अल्लाह मालिक है, अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दैट इज द काइंड ऑफ बिलीफ विच डिटर्मिन्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ। सो वो जिनके पास है वो ही हेल्दी है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन हेल्थ। अब जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, मैंने इसलिए फोकस किया है हेल्थ की डेफिनेशन को डिटेल में। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि आप हेल्थ की डेफिनेशन को इग्नोर कर दें, ओवरलुक कर दें, ठीक है। सो हेल्थ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना डिटेल से बड़ा जरूरी है। अब वन हेल्थ जनाब, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इमर्ज हुआ था इन द ईयर 2009, और ये है क्या, इट इज अ कोलैबोरेटिव, जैसे कि टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है वन हेल्थ, राइट। सो इट इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच which works at the local, regional, national and international levels, ठीक है। और इसका गोल क्या है, इसका गोल ये है कि जनाब आप लोगों की ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स को इंश्योर कर सकें, ठीक है। और वो ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स को इंश्योर करने के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स को केटर करना होगा। सो वो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स, और वो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन हेल्थ, सेकंड वन इज एनिमल हेल्थ, एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल हेल्थ। इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज नोन एज वन हेल्थ। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज ये तीनों ही इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ विशियस साइकिल। ये तीनों एक दूसरे के साथ एब्सोल्युटली इंटरकनेक्टेड हैं। हम किसी एक को इंडिविजुअलिटी में नहीं देख सकते, और अगर किसी एक की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है तो फिर उसका इफेक्ट बाकी 2 पे भी ऑटोमेटिकली आएगा, जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द emergence of this concept of one health, ठीक है। सो मैं एक बहुत बेसिक सी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल जनाब, आप एक फार्म देखते हो जिसमें लेटस ग्रो कर रहा है, ये जो हमारे सैलड लीव्स होते हैं जैसे, ठीक है। सो काउज वहां पे ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है। जाहिर है हमारे जो लाइफ स्टॉक है ऑब्वियसली ये इसी तरह ग्रेजिंग करता है। सो काउज वेरी फ्रीक्वेंटली कैरी ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई, जो बैक्टीरियम है, बट ऑब्वियसली अपेरेंटली दे लुक हेल्दी। जाहिर है वो इवन व्हेन दे आर कैरिंग ई कोलाई, सो वो कोई एविडेंटली हमें नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। अब वो ई कोलाई जब उस लेटस के फार्म में काउज ग्रेजिंग कर रही हैं, उनके मैन्योर से वो ई कोलाई उस लेटस फार्म को, उस लेटस फील्ड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, और जब लोग वो कंटेमिनेटेड लेटस कंज्यूम करेंगे, सो दे कुड बिकम इन्फेक्टेड विद ई कोलाई, और E. coli can cause very serious illnesses in fact related to gastrointestinal tract
and even it can cause death, it can be fatal as well. अगर आपकी immunity strong नहीं है, या maybe if you belong to a vulnerable population subgroup, for example infant है, एक छोटा बच्चा है, under 5 years old, under 5 child है, ओल्ड एज का इंडिविजुअल है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या मे बी प्रेग्नेंट वुमेन है. सो अगर आप किसी वल्नरेबल पॉपुलेशन सब ग्रुप को बिलोंग करते हो तो इट कुड इवन बी फैटल. ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल देने से हमें पता क्या चला? एग्जाम्पल देने से हमें पता ये चला कि एनिमल हेल्थ ने इफेक्ट किया इन्वायरमेंट को, और उस इन्वायरमेंट से जब हमने फूड ग्रैब किया तो उसने इवेंचुअली इफेक्ट किया ह्यूमन हेल्थ को. एंड सेम गोज अदर वे राउंड एज वेल. ये कोई जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में चलेगा. बहुत सारे इफेक्ट्स इन्वायरमेंटल डिटेरियोरेशन की वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली आ रही है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. बहुत सारे इफेक्ट्स इन्वायरमेंटल हेल्थ के डिटेरियोरेट होने से डायरेक्टली एनिमल हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, और फिर आई थिंक किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है. ठीक है, सो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंटल हेल्थ से ह्यूमन हेल्थ पे, या इन्वायरमेंटल हेल्थ से एनिमल हेल्थ पे आ रहे होते हैं. और अभी रिसेंट केस में जो हमने कोविड, जो सारी दुनिया में ऑब्वियसली बात हो रही है, सो डेफिनेटली इट स्टार्टेड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इस वक्त कोविड के बारे में वो यही है कि इट स्टार्टेड विद द ज़ूनोटिक इन्फेक्शन, यानी वो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हुआ है. सो कहने का मतलब ये है कि हम इन तीनों स्फीयर्स को, यानी ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ को एक दूसरे से सेपरेट आउट करके नहीं देख सकते. इन तीनों को हम इंडिविजुअलिटी में नहीं देख सकते. सो यही ऑब्जेक्टिव था बेसिकली वन हेल्थ को इस्टेब्लिश करने का, कि जो प्रोफेशनल्स हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, सो दैट इवेंचुअल उसका जो आउटकम जिसके लिए वो स्ट्राइव करेंगे वो ये होगा कि हम अपनी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें, हम ह्यूमन हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, एंड एट द सेम टाइम हम एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें. बिकॉज एनिमल हेल्थ को भी हम अपनी लाइफ से सेपरेट आउट करके नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम हमारी जो फूड, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, सो अगर हम फूड की बात करें तो हमारा बहुत मेजर चंक एनिमल सोर्सेज से हम फूड का ले रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारा मीट है और हमारे एग्स हैं और हमारा मिल्क है और तमाम तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बाकी. ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे एनिमल हेल्थ का इम्प्रूव होना भी इवेंचुअली ह्यूमन हेल्थ को ही बेनिफिट देगा. सो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉट ओनली शुड वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर ओन हेल्थ, बल्कि एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट अराउंड अस, एज वेल एज ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनिमल हेल्थ. ठीक है, सो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट था इस वन हेल्थ को एस्टेब्लिश करने के पीछे. अब अगर हम कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स की बात करें जो इस वन हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो जैसे मैंने बताया कि किस तरह से ये तीनों स्फीयर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. सो अगर हम वन हेल्थ की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है. एवरीवन न्यू, जब से फार्मिंग और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, सो पीपल वर अवेयर कि हम ये जो अपना फूड ले रहे हैं ये प्लांट से ले रहे हैं,
प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, एनवायरनमेंट से बनाते हैं ना। सो अगर ऑक्सीजन होगी, अगर लाइट होगी, टेम्परेचर प्रॉपर मिलेगा, ह्यूमिडिटी प्रॉपर मिलेगी, तमाम जो रिक्वायर्ड उनके प्री रिक्विजिट्स हैं, तो ओनली देन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, और उन प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे। या सिमिलरली जब प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो जितनी फर्टाइल लैंड होगी, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होंगे, उतनी बेटर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल उन प्लांट्स का होगा। वो प्लांट्स जब हम कंज्यूम करेंगे तो जाहिर है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बेनिफिट देंगे। सेम गोज फॉर एनिमल्स एज वेल। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट ने बहुत ज़्यादा इमर्ज किया ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades स्पेसिफिकली, आई वुड से, जब हमारी जूनोटिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा सडनली आगे पीछे इमर्ज हुई। जैसे कि SARS 2003 ऑनवर्ड्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर इसी तरह मर्स आया था, एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कैमल्स से बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा था, और फिर इसी तरह से जनाब बर्ड फ्लू हमने देखा H5N1, फिर देन वी ऑल्सो विटनेस्ड इबोला, जो कोई अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बेसिकली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो कोई 17 अफ्रीकन कंट्रीज को इसने इफेक्ट किया था, उसके मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, 98% के करीब थी। सो कोविड के केस में तो थैंकफुली मोर्टेलिटी रेट उतना ज़्यादा हाई नहीं है, फॉर्चुनेटली। सो ये जो कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आया, ये बेसिकली लास्ट 2 decades में आया, जब जूनोटिक डिजीजेस ने हमें बहुत ज़्यादा हिट करना शुरू किया। और उसकी रीजंस, उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स, देयर वर 3 मेजर एसोसिएटेड फैक्टर्स। सो पहला तो बेसिकली ये था कि ऑब्वियसली ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑन अ राइज। पिछले 20-21 साल के अंदर पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, ठीक है। और प्रोजेक्शंस जो हमें फ्यूचर की हैं वो यही बता रही हैं कि अगर करंट ग्रोथ रेट के ऊपर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही, तो जो करंट अभी हमारा फिगर है 7 बिलियन प्लस का, सो दैट वुड रीच 7.7 बिलियन बाय द ईयर 2030, जो आज से सिर्फ 8-9 साल के अंदर है। और इसी तरह 2050 की प्रोजेक्शन इवन उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली हमारा टोटल लैंड एरिया तो उतना ही है ना, वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट व्हाट वी कैन से इज प्रॉब्ली लैंड एरिया डिक्रीज हो रहा है किसी हद तक। यू नो, हम सोसाइटीज बना रहे हैं, हाउसिंग और कमर्शियल प्लाजाज बन रहे हैं और फैक्ट्रीज बन रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसी तरह रिक्वायरमेंट्स भी हमारी तमाम चीज़ों की इंक्रीज कर रही हैं। सो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हुई, वैसे वैसे हमारा जो क्लोज कॉन्टेक्ट है विद बोथ वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे लाइव स्टॉक या पेट्स हैं, उनके साथ वो इंक्रीज होता गया। और ऑब्वियसली जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि एनिमल्स हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं हमें, यू नो, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, जैसे वूल, हम शीप की बात करें अगर, वहाँ से हम वूल लेते हैं, फाइबर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एनिमल्स की स्किन से भी ले रहे होते हैं। फिर और भी बेइंतहा बेनिफिट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। सो जैसे जैसे वो कांटेक्ट हमारा इंक्रीज करता गया, इट बिकेम मच ईजियर फॉर द इन्फेक्शंस टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, जो कि पास्ट में उतना ज़्यादा नहीं था। सो जूनोटिक डिजीजेज जो हैं वो बेसिकली, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वो लास्ट 2 decades के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिली। और अब मैं देख रहा था WHO की प्रेडिक्शंस कि नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग कि वी शुड बी रेडी फॉर अनदर पेंडेमिक which could be around the corner as well. So उसके लिए मे बी हमें बहुत लंबा इंतज़ार ना करना पड़े because of all these changes. फिर सेकेंड फैक्टर इसके अंदर जो था, हमारी जो अर्थ है उसने ऑब्वियसली बहुत सारा सफ़र किया ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, हमें रहने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए था, ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिए थी, ज़्यादा स्कूल्स चाहिए थे, कॉलेजेस चाहिए थे, ज़्यादा हाउसेस चाहिए थे, हमें वुड ज़्यादा चाहिए थी। सो इन तमाम चीज़ों के लिए हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट की और फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेइंतहा इंटेंसिव हमने कर दी। और इन तमाम चीज़ों का जो नेट
रिजल्ट था वो ये था कि बहुत सारी जो डिजीजेस एनिमल्स जिनके लिए एक्सपोज नहीं थे वो डिजीजेस एनिमल्स में भी हमें नजर आना शुरू हो गए, और इवेंचुअली फिर वही बात है, वो विशियस साइकिल बन गया। जब एनिमल्स व्हेन दे स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर डिजीजेस तो वो चांसेस ऑफ मोर डिजीजेस पासिंग ऑन टू ह्यूमंस वर आल्सो इंक्रीज्ड इवेंचुअली, ठीक है। और फिर जनाब इसके अलावा थर्ड जो मेजर फैक्टर हुआ वो ये हुआ कि द वर्ल्ड बिकेम अ ग्लोबल विलेज लिटरली पिछले 20 साल के अंदर। सो आज मैं यहाँ बैठे बात कर रहा हूँ और अगले 20 घंटे में मे बी मैं कनाडा बैठा हूँ या यूएसए बैठा हूँ जस्ट बाय टेकिंग वन सिंगल लॉन्ग फ्लाइट, या मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ और रात का खाना मे बी मैं लाहौर जाके खा रहा हूँ। सो द वर्ल्ड हैज लिटरली बिकम अ ग्लोबल विलेज, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट हुई है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल एज एनिमल पॉपुलेशन, उनकी भी माइग्रेशन एनिमल्स की भी हुई इंटरनेशनली, फ्रॉम दे माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो डिजीजेस के क्विकली स्प्रेड होने का जो चांस था अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये सारे जो हमारे इश्यूज हैं ये क्रिएट होना शुरू हुए। अब वन हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है वो किन हेल्थ इश्यूज को केटर करता है बेसिकली? सो वन हेल्थ केटर्स टू 5 मेजर हेल्थ इश्यूज। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसमें ज़ूनोटिक डिजीजेस हैं, देन वी हैव एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फिर जनाब उसके अंदर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है, देन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, एंड फाइनली इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। सो थोड़ा सा देखते हैं इन फैक्टर्स को, थोड़ा सा डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ज़ूनोटिक डिजीजेस मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी बताया है कि ये वो वाली डिजीजेस हैं विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है। आपको पता है जो कॉमन हमारी ज़ूनोटिक डिजीजेस हैं बहुत सारी हैं, बेइंतहा हैं, कुछ 4-5 को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। सिर्फ रेबीज है जो डॉग बाइट से होता है, फिर वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन है जो बेसिकली मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है, फिर जनाब इसके अलावा ब्रूसेलोसिस है। सो ब्रूसेलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और people can be infected with brucellosis when they come in contact with the infected animals or infected animal products, ठीक है। So this is brucellosis। फिर जनाब इसके अलावा लाइम डिजीज है, सो अगेन समथिंग क्वाइट कॉमन अनफॉर्चुनेटली। सो लाइम डिजीज भी बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है, टिक्स इसका सोर्स होते हैं, सो दे कैरी बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड देन जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी इबोला वायरस या इबोला हेमरेजिक फीवर भी इसको हम कहते हैं। सो अगेन इट्स अ हाईली फैटल डिजीज, और ये भी एनिमल से स्प्रेड हुई थी। एग्जैक्ट तो हमें नहीं कॉज पता, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बैट्स के थ्रू स्प्रेड होने का थ्योरी है। एंड फिर ऑब्वियसली द ऑल फेमस कोविड जो जिससे हम अभी भी आपको पता ही है, अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उससे फाइट कर रहे हैं कोविड से, ठीक है। सो दीज आर द ज़ूनोटिक डिजीजेस। सो एक बहुत बड़ा जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वन हेल्थ में, दैट इज द ज़ूनोटिक डिजीजेस, जो विच इज बेसिकली द इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ। सेकेंड जो हमारा डोमेन है वन हेल्थ के अंदर, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इन द रीसेंट टाइम्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ यूएस का एक फिगर कोट किया है कि एनुअली 2.8 million people in the US they acquired some sort of antibiotic resistant infection, and as a result of that antibiotic resistant infection approximately 35,000 people die every year in the US, ठीक है। हर साल ये बात हो रही है, ठीक है। सो आपको पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है जब हम बैक्टीरिया या जो फंजाई when they develop the ability to fight off the drugs
which have been designed to kill them. ठीक है, so let's say कि अगर मुझे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मैं उसके लिए एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग ले रहा हूँ, सो वो बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा टूवर्ड्स दैट ड्रग कि वो ड्रग मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होगी. ठीक है, सो जब मैं वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग लूंगा भी तो वो बैक्टीरिया के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और बैक्टीरिया वुड कंटिन्यू टू ग्रो. ठीक है, सो दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन गया है हमारे सामने. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. और अगेन बहुत सारी रीजंस हैं इसकी. वन कॉज बीइंग कि हमने सैडली एंटीबायोटिक्स को भी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हमने इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया है कि नाउ द पैथोजेंस हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज ड्रग्स. ठीक है, सो अब जो कन्वेंशनल हमारे ड्रग्स हैं वो तो जनरली इफेक्टिव ही नहीं होते ऐसे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट. उसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. जब हम सीज़न चेंज होता है नॉर्मली, सो और बारिश हुए हुए कुछ अरसा हो जाए तो यू वुड वेरी कॉमनली सी एवरी अदर पर्सन कफिंग और स्नीजिंग और नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है. और उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से हम उसके लिए फ़ौरन से एंटीबायोटिक ले लेते हैं. ठीक है, एंटीबायोटिक हम क्यों लेते हैं? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज अ वायरस जिसकी वजह से ये हमें सीजनल फ्लू होता है. बट हमें क्या होता है कि जी बस जल्दी से किसी तरह हम कोई मैजिक के साथ हम फटाफट 2-4 घंटों में ठीक हो जाए. तो वो ठीक तो हम हो जाते हैं जनरली, बट प्रॉब्लम उससे क्या आती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है. सो देयर वुड बी अ टाइम जब आप वो एंटीबायोटिक्स ले लेके इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर लोगे कि आपको जब कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या सिर्फ बैक्टीरियल भी नहीं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, सो उसके अगेंस्ट आपके एंटीबायोटिक्स वुड बिकम इनइफेक्टिव. ठीक है, सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है वन हेल्थ का. फिर जनाब इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली यू बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन और एज फ्यूचर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस इंशाल्लाह ताला, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस डोमेन के अंदर काम करने का. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सो आई होप यू नो द डिफरेंस. सेफ्टी बेसिकली ये है कि आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बुकिश डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं. सो जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज सेफ फॉर यू टू कंज्यूम, वो सेफ है, उसकी क्वालिटी ठीक है, उसकी स्पॉइलेज नहीं हुई भी, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं हुई भी. वो फूड जब आप कंज्यूम करोगे तो वो आपको किसी किस्म की फूड बॉर्न इलनेस कॉज नहीं करने वाला. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फूड सेफ्टी कहते हैं. ठीक है, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब जनाब ये होता है कि क्वांटिटी वाइज हम तमाम लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकें. और फूड सिक्योरिटी कोई इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हम टर्म यूज नहीं करते. फूड सिक्योरिटी एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन की टर्म है. यानी एक कम्युनिटी है, लेट से 500 घर हैं एक विलेज में फॉर एग्जांपल. सो हम कहेंगे कि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी है अगर वहाँ पे तमाम उस जगह पे रहने वाले लोगों को दे कैन इजीली एक्सेस द फूड, यानी कि फिजिकली भी वो फूड को परचेज कर सकते हैं, सोशली भी वो जाके फूड को परचेज कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिकली भी परचेजिंग पावर भी है उनके पास उस फूड को एक्सेस करने की. ठीक है, तो इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हमारा लेटेस्ट 2018-19 वाला हुआ, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेटली 35-40% के करीब हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं. सो फूड सेफ्टी तो बहुत बाद में हम
उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान वो हम क्वांटिटी वाइज ही फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अपनी कम्युनिटी को। और उसमें अगेन यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, जरूरी नहीं है कि हम उतना फूड ग्रो नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इनफ फूड प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसको डेली बेसिस पे फीड करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी हम लोगों को नीड की बेसिस पे फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से देयर इज अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन व्हिच स्लीप्स विद एम्प्टी स्टमक ऑन डेली बेसिस। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी। और अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है हमारी इन्वायरमेंट के साथ, हमारी एनिमल हेल्थ के साथ, हमारी ह्यूमन हेल्थ के साथ। ठीक है, एंड फिर फूड सेफ्टी में फर्दर आगे उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, रॉ और कुक फूड को आपने सेपरेटली स्टोर करना है, फूड को थरली कुक करना है, फूड को सेफ टेम्परेचर्स के ऊपर स्टोर करना है जहाँ पे रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग और वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जो टेम्परेचर डेंजर जोन है TDZ हम उसको बोलते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 140 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। सो जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल बहुत मैक्सिमम होती है, फ़ारेनहाइट मैंने बताया 40 to 140 डिग्रीज। सो उसके ऊपर हमें स्टोर नहीं करना फूड्स को, और फिर इसी तरह से ट्राई टू यूज़ सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये फिर सारे फर्दर फूड सेफ्टी के आगे हमारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फिर देन फोर्थ डायमेंशन की अगर हम बात करें, फोर्थ जो कंपोनेंट है अगर हम उसकी बात करें, सो दैट इज द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। और जनाब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बेसिकली वो वाली डिजीजेस होती हैं विच आर कॉज्ड बाय डिफरेंट पैरासाइट्स और वायरसेस और बैक्टीरिया विच आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स। सो ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर वेक्टर बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो डिफरेंट पैथोजेंस को कैरी करके हमारे तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। सो फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, आपको पता है कि मॉस्किटो कैरी करता है हमारे लिए डेंगू वायरस को भी और प्लाज्मोडियम को भी, सो हमें मलेरिया कॉज करता है। इसी तरह से ब्लैक फ्लाइज हैं या फ्लीज हैं या टिक्स का भी मैंने लाइम डिजीज़ का बताया था, लाइस हैं हमारी। फिर सो ये तमाम जो ब्लैक फ्लाइज हैं अफ्रीका में ख़ास तौर पे, सो ये वो तमाम डिफरेंट तरह के वेक्टर्स हैं विच कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। और यहाँ पे इसी तरह मैंने फिगर भी एक दी हुई है कि एनुअली हमारी कोई 700,000 से ज़्यादा डेथ्स होती हैं फ्रॉम दीज वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मलेरिया और डेंगू और येलो फीवर अफ्रीका के अंदर स्टिल बेइंतहा उससे डेथ्स होती हैं हर साल। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है वन हेल्थ का, दैट इज एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। सो एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स आपको पता है कि बेसिकली they are either the physical, chemical, biological or radiological substances which adversely affect our air, water, soil or living organisms. और environmental contamination sometimes बड़ी visible, बड़ी evident होती है, और sometimes environmental contamination वो hidden भी होती है। For example, जो बड़ी विजिबल, बड़ी एविडेंट एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है वो हमें एयर पोल्यूशन की फॉर्म में नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की दो जो मेजर बिगेस्ट सिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कराची एंड लाहौर, वो दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ विद वर्स्ट एयर पोल्यूशन उनकी लिस्ट में फॉल करते हैं, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स
सबसे ज़्यादा पुअर है। सो हमारे 2 सिटीज़ जो हैं वो उस टॉप 10 लिस्ट के अंदर आते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो विच मीन्स कि जो अपेरेंट इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा एक इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हमारी हिडन भी चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ की, तो ऑब्वियसली वो हमें उस तरह से एविडेंटली अपेरेंटली नज़र नहीं आती, लेकिन जो हम जितना भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जितना भी हम डिस्पोजेबल स्टफ यूज़ करते हैं, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, दैट ऑल गोज इनटू द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज के अंदर जाके ऑब्वियसली वो जो ऑयल है, वो जो वेस्ट है, वो जो हेवी मेटल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टिन, मरकरी, लेड, क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ सच मेटल्स, और फिर जो प्लास्टिक है, सो ये तमाम का तमाम जाके हमारी एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, इफेक्ट करता है, और वो ऑब्वियसली सी फूड अगेन हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है। सो जब हम उस कंटेमिनेटेड सी फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो हेल्थ कंडीशंस है बहुत सारी वो उसकी वजह से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था कि जो कैंसर का एक आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर है दैट इज़ मरकरी, और वो फिश के थ्रू हमें आ रहा है। सो ऑन वन साइड एज डाइटिशियंस हम लोग बड़ा रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी फ्रेश फिश इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और आई डू होप आप सबको पता होगा कि हम 2 सर्विंग्स पर वीक हम रेकमेंड करते हैं कि आपकी एक ऑयली फ़िश या फैटी फ़िश जिसको बोलते हैं, एक सर्विंग वो होनी चाहिए, और एक सर्विंग आपकी वाइट फ़िश की होनी चाहिए वीक के अंदर। सो थ्रू आउट द ईयर, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सो आपको 2 सर्विंग्स फ़िश की वीकली कंज्यूम करनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट दैट मर्करी लेवल जो हम उस फिश के साथ हम कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट अबाउट ऑल द अदर हेवी मेटल्स, टिन है, मर्करी है, लेड है, कैडमियम है इवन, सो देयर आर सो मेनी। और फिर व्हाट अबाउट वो जो एक्वेटिक लाइफ वो हमें नज़र तो नहीं आ रही जो डेली बेसिस पे जो एडवर्स इफेक्ट्स उसके हो रहे हैं। सो जो प्लास्टिक हम मज़े से प्लास्टिक के शॉपर्स और तमाम तरह का प्लास्टिक, हर चीज़ हमने अनफॉर्चुनेटली डिस्पोजेबल और प्लास्टिक की बनानी शुरू कर दी है। सो वो इवेंचुअली जब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है, सो रिमेंबर प्लास्टिक इज़ द लीस्ट डिग्रेडेबल मटीरियल। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में टेक्स अराउंड 300 ईयर्स, पूरी तरह से डिग्रेड होने में प्लास्टिक को इट कैन टेक अराउंड 300 ईयर्स। सो जस्ट इमेजिन, ये भी मैं देख रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, कि बाय द ईयर 2050 इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड कि हमारी जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो एक्वेटिक लाइफ के अंदर प्लास्टिक होगा वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और एक्वेटिक लाइफ का सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, सो बट सैडली प्रॉब्लम क्या है कि अगर कहीं पे हम कोई ऐसा स्टेप लेने की कोशिश करते हैं जो वैसे ही फ्यू एंड फार बिटवीन होता है, तो उसमें लोगों की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। जैसे आई रिमेंबर अभी लास्ट टाइम जब एक इनिशिएटिव आया कि जी प्लास्टिक बैग्स को हमने बैन कर दिया है, और मार्केट जाते हुए आप अपने क्लॉथ बैग्स और जो ऑर्गेनिक बैग्स हैं उनको आप लेके जाएं, उनको यूज़ करें। सो एवरी पर्सन वाज लाइक कि यार ये तो मुसीबत बन गई है, प्लास्टिक के बगैर हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम शॉपर के बगैर क्या हाथ में चीज़ें उठा के लेके आए। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में दे हैव बैन्ड प्लास्टिक लॉन्ग अगो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े काम जाके कर सकें, बट इन चीज़ों के अंदर रोल प्ले करना इज़ अ स्मॉल लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। हम बहुत बार डिसअपॉइंट होकर ड्राइंग रूम डिस्कशंस में एक बात कर रहे होते हैं ना कि यार हम क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक इन योर डेली लाइफ। ठीक है, और ज़रा अपने इर्द गिर्द राइट लेफ्ट अगर नज़र उठा के देखो तो आपको सैकड़ों चीज़ें प्लास्टिक की नज़र आएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम जो आप स्ट्रॉज यूज़ करते हो वहाँ से लेके, और जो डिस्पोजेबल बर्तन में आप खाना खाते हो वहाँ से, और आपका जो
टिफिन या लंच बॉक्स या प्लास्टिक बॉटल जो आप यूज करते हो वहां तक, सो तमाम चीजों में आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ। और ये खैर मैंने बता दिया व्हाई डू वी नीड अ वन हेल्थ अप्रोच, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है इसके ऊपर कि ये तीनों जो स्फीयर्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे को डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और किसी एक को हम उसकी इंडिविजुअलिटी के अंदर देख ही नहीं सकते, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली कौन से स्टेक होल्डर्स अब इन्वॉल्व हैं जो वन हेल्थ के अंदर एज प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको जैसे बताया इट इज नॉट रिलेटेड टू दीज प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स ओनली, हेल्थ हम सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिमेंबर दैट। हम इस प्लेनेट पे रहते हैं, इस प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं, नॉट एज इंडिविजुअल्स बट एज अ कम्युनिटी। अगर हम एक पूरी ग्लोबल कम्युनिटी की भी बात करें तो एज पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल कम्युनिटी हम हर एक बंदे से कनेक्टेड हैं। सो वेदर वो कोई ईरान से है या अफगानिस्तान से है या इंडिया से है या यूएस से है या यूके से है, लिटरली एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द बॉन्ड ऑफ दिस ग्लोबल कम्युनिटी। सो उसके अंदर हम सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक दिस प्लैनेट a much better place for the future generations to live in, ठीक है। और जो प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे बात हो रही है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सो अब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गॉन आर द डेज जब हम सिर्फ और सिर्फ हमारे ख्याल में, जो मैंने स्टार्ट किया ना हेल्थ की डेफिनेशन से, सो अब अगर आप देखो और अब आप रियलाइज करने की और उस डेफिनेशन को वन हेल्थ के साथ एसोसिएट करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो आपको ये रियलाइज होगा कि प्रॉबेबली नहीं, यकीनन जो कॉन्सेप्ट हमें हेल्थ का दिया जाता था या जो हमारे जहन में था वो हेल्थ नहीं है, दैट इज डिजीज। बेसिकली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट डॉक्टर्स, बाय डॉक्टर्स आई मीन मेडिकल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, सर्जरीज, सिरिंजेस, इन्फेक्शंस, डिजीजेस, यही है ना। यही हम हेल्थ का जब मैं नाम लेता हूं तो क्या यही चीजें जहन में आती है ना, एम्बुलेंसेस, यही चीजें जहन में आती हैं। दिस इज नॉट हेल्थ, दिस इज डिजीज। हेल्थ इज बेसिकली प्रिवेंशन विच इज एक्चुअली पब्लिक हेल्थ। सो इट्स ऑल अबाउट प्रिवेंशन। और मेरा ख्याल है देयर इज नो बेटर टाइम टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ देन दिस करंट एरा, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ वहां से शुरू करके अब तक, even those who have been vaccinated as well, so बात फिर ले दे के प्रिवेंशन पे ही आ रही है। Still the World Health Organization as well as the Centers for Disease Control and Prevention CDC, दोनों की वेबसाइट उठा के देखें, दोनों की वेबसाइट्स पे क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि इवन इफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड तो आपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क यूज और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन बेसिकली, ठीक है। तो इसको हमें अपने हर हेल्थ इशू के अंदर हमें इस प्रिवेंशन का जो लेंस है उससे हमें देखना होगा अपना हर हेल्थ इशू। देन एनिमल हेल्थ, मैंने डिटेल से बात की कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, प्लांट हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सो विच मीन्स कि नाउ द हेल्थ इज नो मोर रिस्ट्रिक्टेड टू the medical doctors. Unfortunately, I have also been working for long in a hospital. So unfortunately, मुझे कहना पड़ता है, with no disrespect to any medical doctors, but हमारे पास unfortunately medical doctors की एक sort of monopoly है. They think कि health सिर्फ उनकी domain है, which is absolutely wrong. आप किसी भी developed country का जब हेल्थ केयर सेटअप देखते हैं तो उसके अंदर प्राइम इंपॉर्टेंस आपको पब्लिक हेल्थ की नजर आएगी, ठीक है। सो विच मीन्स कि आपके जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपकी साइकोलॉजिस्ट्स हैं, आपके साइकेट्रिस्ट्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं,
हमने ऑलरेडी देख लिया कि वन हेल्थ में फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कितना ज़्यादा फोकस है। सो आपके डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट्स हो गए, फूड साइंस के लोग हैं, वेटनेरियंस हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो एनिमल हेल्थ को के एक्सपर्ट्स हैं। ऑब्वियसली प्लांट हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सो जो फाइटो डॉक्टर्स हैं, जो people who study plant pathology, plant pathologists जो हैं, again your university is also an agriculture university, so आपका जो plant pathology का department है, and then we cannot ignore environmental sciences or environmental health practitioners at any cost. So इन तमाम लोगों की एक multidisciplinary approach अगर हम लेके चलेंगे, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ला के बिठाएंगे, only then we can ensure कि हम वन हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर ही काम करते रहेंगे तो फिर वो जो इवेंचुअल आउटकम्स हम चाह रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल्स की या मेडिकल डॉक्टर्स की डोमेन होती तो जितना आजकल तो बेटा आपको एक एक शहर में 6 मेडिकल कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं। मुल्तान में कितने हैं आपको में से बेहतर पता है। इस्लामाबाद इज सच अ स्मॉल सिटी, यहाँ पे 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में लाके। सो अगर ये हेल्थ सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की डोमेन होती तो जितना मेडिकल डॉक्टर हम प्रोड्यूस करें हमारी तो कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ही ना होता पाकिस्तान में। सो प्रॉब्लम लाइज व्हेन वी डू नॉट वर्क एज अ मल्टी टीम, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा आपको पब्लिक हेल्थ के लोगों को, आपको वेटनरी डॉक्टर्स को, आपको मेडिकल डॉक्टर्स को, डाइटिशियंस को, साइकोलॉजिस्ट्स को, प्लांट पैथोलॉजिस्ट्स को, इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट्स को आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाना पड़ेगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू work towards the goals of One Health. Thank you ji. This is it from my side.